नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का जो है स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का जो है टॉपिक है संविधान का भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसका प्रावधान किया गया है। हम लोग जो है इसको देखते हैं। भाग 11 बार बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण है। 245 से लेकर 263 तक जो है प्रावधान किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके आधारभूत संरचना और इसके जो है पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध है। संविधान में कहीं भी जो है फेडरल या संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है या यूनियन। यूनियन का मतलब ही संघ है। दोस्तों, इसमें जो है लेकिन भारतीय संविधान को लेकर कुछ संविधान विशेषज्ञों के मध्य में जो है मतभेद है। अब कौन सा मतभेद है इसमें? जैसे इसमें केसी व्हीलर कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है अर्थसंघात्मक है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान जो है ये अर्थसंघात्मक है। जबकि इसी में जो है प्रोफेसर पायली कहते हैं कि भारतीय जो संविधान है इसका शरीर क्या है? संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा जो है एकात्मक है। इसी के साथ में जो है ग्रेनविल आश्विन जो है प्रोफेसर ये भी हैं, ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है यह सहयोगी संघवाद का मात्र नमूना है। इसमें क्या है? जैसे पहला इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में फेडरल या संविधान में फेडरल या संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा इसमें जबकि अनुच्छेद हमारा 1 कहता है, इसकी पृष्ठभूमि हम बता रहे हैं। पृष्ठभूमि अनुच्छेद हमारा 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है और जो है या यूनियन भी इसे कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ संविधान विशेषज्ञ हैं। संविधान विशेषज्ञ कुछ संविधान विशेषज्ञ हैं जो भारतीय संविधान को लेकर उनके मन में मतभेद है। मतभेद। अब इसमें जो है पहले हैं केसी व्हीलर और दूसरे इसमें हैं प्रोफेसर पायली हैं और तीसरे जो है इसमें हैं ग्रेनविल आस्टविन। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि केसी व्हीलर जो है ये भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या बात कहे हैं। केसी व्हीलर कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान संघात्मक है। भारतीय संविधान संघात्मक है, संघात्मक मात्र है। ये चीज केसी व्हीलर बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रोफेसर पायली कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है संविधान का जो शरीर है ये तो संघात्मक है। क्या है? संघात्मक। और आत्मा एकात्मक है। आत्मा एकात्मक है। दोस्तों, भारतीय संविधान प्रोफेसर पायली जी कहते हैं कि भारतीय जो संविधान है इसका शरीर तो संघात्मक है, लेकिन आत्मा जो है ये एकात्मक है भारतीय संविधान का। जबकि ग्रेनविल आस्टविन कहते हैं कि यह जो है संविधान सहयोगी संघवाद मात्र है। संघवाद नमूना मात्र है।
दोस्तों ये 3 विद्वानों के संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न रहा, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध में जो है आता रहा है। अब इसमें जो है जैसे भारतीय संविधान जो विशेषज्ञ थे ये, इनके द्वारा अगर ऐसी बात किया गया है, तो अब भारतीय संविधान संघात्मक है या भारतीय संविधान एकात्मक है, अब इसके बारे में तभी स्पष्ट हो पाएगा जब भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन से हैं, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन से हैं, जब उसका हम स्पष्ट अध्ययन करेंगे। तो उसका हम अब स्पष्ट अध्ययन में जो है हम लोग इसमें अंतर देखेंगे, भारतीय संविधान के एकात्मक और उसके जो है संघात्मक लक्षण को देखेंगे। इसमें ये संघात्मक है, संघात्मक तुलना किया जा रहा है, तुलना, तुलना संघात्मक लक्षण और इधर एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण। दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक क्यों है, इसके लक्षण कौन से हैं और एकात्मक लक्षण में जो है कौन से बिंदु शामिल हैं। पहला है भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण में जो है या एकात्म, इसमें जो है संघात्मक लक्षण में क्या देखेंगे, केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन ये देखेंगे। जहां पर भी संघात्मक होगा वहां पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च एवं लिखित संविधान, सर्वोच्च एवं लिखित संविधान, लिखित संविधान ये दूसरा जो है लक्षण है संघात्मक का। तीसरा जो है सर्वोच्च एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका एवं पुनर्विलोकन की शक्ति, एवं पुनर्विलोकन की शक्ति, की शक्ति। और इसमें है नागरिकों को मौलिक अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकार, केंद्र में दोहरा सदन, केंद्र में दोहरा सदन। दोस्तों ये इसके 5 लक्षण रहे। ये दोस्तों ये संघात्मक लक्षण है जो बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, ये तो इसके संघात्मक लक्षण हैं। लेकिन अगर हम एकात्मक लक्षण को जो है इसमें देखते हैं तो एकात्मक लक्षण में जो हम क्या देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है और एकहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया, राज्यपाल का पद का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति शासन हो गया और आपातकाल हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं होंगे और राज्यपाल और राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करना जो है ये इसके क्या है, ये एकात्मक लक्षण है। इसमें जो है एकात्मक लक्षण में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका और फिर राज्यपाल का पद। क्यों राज्यपाल के पद को इसलिए एकल नागरिकता में इसमें एकात्मक लक्षण में शामिल किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, इसका विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं। और अनुच्छेद जो है इधर आपातकाल, आपातकाल अनुच्छेद 52, 352 राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है तो केंद्र सरकार में सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं, अनुच्छेद 356। और फिर जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय
सेवाएं 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और फिर जो है विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि जो है ये संघात्मक लक्षण है और एकात्मक लक्षण है। ये तो तुलना हुआ, जो विद्वानों के मन में मतभेद था तो उसका ये लक्षण स्पष्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जैसे कौन सा लक्षण दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। सर्वोच्च और लिखित संविधान है, ये भी जो है दिखाई पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायपालिका और न्याय पुनर्विलोकन, ये भी अधिकार जो है न्यायपालिका के पास है। और नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्राप्त है, केंद्र में दोहरा सदन भी है। तो ऐसे देखने में लग रहा है भारतीय संविधान जो है या भारत जो है एक क्या है, एक संघात्मक राज्य है। लेकिन दोस्तों इसकी कसौटी जो है क्या है, इसकी कसौटी जो है देश की एकता और अखंडता है। इसमें यह कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है ये संघात्मक तो है, लेकिन इसकी जो कसौटी है या इसका जो आधार है वो देश की एकता और अखंडता पर आधारित है। अब देश की एकता और अखंडता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जैसे अगर देश के समक्ष जो है कोई खतरा उत्पन्न होता है, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होता है, तो ऐसी दशाओं में जो है तब भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण हो जाएगा। अगर ऐसे कंडीशन उत्पन्न होते हैं भारत के समक्ष, तब एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका और राज्यपाल का पद, मतलब सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएंगी। एक और जब आपातकाल जैसे ये राष्ट्रपति शासन जब ये लगता है, तो दोस्तों इस प्रकार देखने में क्या लग रहा है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन इसकी कसौटी देश की एकता और अखंडता है। और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक बात ये कहा गया है, जहां पर संघात्मक होगा या जहां पर एकात्मक होगा, जैसे केंद्र और राज्य के मध्य संबंध जो होंगे, अगर संघात्मक लक्षण होगा तो इसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो है 3 तरीके के संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध। कौन सा? केंद्र और राज्य के मध्य जो है विधायी संबंध। हम लोग देखेंगे इसमें केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध है। विधायी संबंध जहां पर संघात्मक होगा वहां पर केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध होंगे, केंद्र एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध होंगे, केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है इसमें वित्तीय संबंध होगा। 3 संबंध होंगे, लेकिन इन संबंधों में हम पहले पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध जो है ये अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका प्रावधान किया गया है। 245 से 255 इसका प्रावधान किया गया है। हम जो है पहला इसमें पढ़ेंगे केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध। तो दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। शक्तियों का विभाजन किसके अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट में कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची जो है इसके अंतर्गत 3 सूचियों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची को शामिल किया गया है। जैसे इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक होता है अवशिष्ट विषय। तो दोस्तों हम पहले देखेंगे कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। पहले दोस्तों संघ सूची में इसमें जो है 97 विषय थे, लेकिन इसमें बाद में जो है 3 जोड़ दिया गया, इसलिए वर्तमान में इनकी संख्या जो है 100 है।
संघ सूची में जो है पहले 97 विषय थे, लेकिन बाद में जो है 3 और जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में जो है संघ सूची में विषयों की जो संख्या है ये 100 है। अब ये जो 100 विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें जो है जो ये विषय शामिल किए गए हैं ये ऐसे विषय होते हैं, इस पर अधिकार या इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल संसद को या केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। राज्य सरकार इससे संबंधित कानून नहीं बनाती है। अब इसमें 100 जो दोस्तों जो 100 विषय शामिल होते हैं, इसमें जैसे पहला है जैसे संचार हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया, उड्डयन हो गया, उड्डयन हो गया, और फिर मुद्रा हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया, उड्डयन हो गया, बैंकिंग हो गया, जनगणना हो गया, बैंकिंग, जनगणना, जनगणना, और जो है पुलिस, केंद्रीय पुलिस भी होते हैं, पुलिस इत्यादि जो है इस विषय के अंतर्गत आते हैं। इनसे संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त होता है वो जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। ये रहा। और दोस्तों अगर हम राज्य सूची को देखते हैं तो राज्य सूची में जो है पहले 66 विषय थे। कितने विषय? आप लोग इस गणितीय पैमाने के आधार पर इसको लिख सकते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय थे, लेकिन जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इससे क्या है कि इससे 5 विषय निकाल दिए गए। पहले राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन फिर इनमें से 5 विषय को जब निकाल दिया गया तो राज्य सूची के अंतर्गत केवल जो है 61 विषय बचे। जब 61 विषय बचे तो इन विषयों में जो है अगर उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे इसमें जैसे पुलिस हो गया, राज्य पुलिस भी होते हैं इसमें, पुलिस, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस, कारागार, कारागार, और फिर इसमें चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। दोस्तों ये जो है इत्यादि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं ऐसे विषय पर। लेकिन अगर हम समवर्ती सूची में देखते हैं, समवर्ती सूची में जो है अगर दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट और बोल रहे हैं तो इससे स्पष्ट ही हो जाता होगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले जो है इसमें 47 विषय थे। कितने? 47 विषय। पहले 47 विषय थे, लेकिन इन 47 विषय में जो है 5 जोड़ दिया गया था, क्योंकि ये यहाँ राज्य सूची से जो 5 निकाला गया उसे समवर्ती सूची में जो है जोड़ दिया गया। और समवर्ती सूची में जब जोड़ दिया गया तो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की जो संख्या हो गई 47 + 5, ये जो है 52 हो गए, 52 विषय हो गए। लेकिन दोस्तों जो 5 विषय इसके अंतर्गत जोड़े गए, जो 5 विषय थे जो पहले राज्य सूची में थे, जैसे इसमें 5 विषयों में ये जैसे वन हो गया, जंगली जानवर हो गए, पक्षियों के प्रति दया भाव इनकी रक्षा हो गया, नापतौल हो गया, शिक्षा हो गया, ये किसके अंतर्गत शामिल किए गए? ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत ही शामिल किए गए। दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो होता है, जो ये वन हो गए, जंगली जानवर हो गए, पशु पक्षियों की रक्षा हो गया, नापतौल हो गया, शिक्षा हो गया, ये जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है। इस पर इसके संदर्भ में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकते हैं, राज्य भी। लेकिन इसमें जो है ये इतना हुआ, लेकिन इसके मुख्य विषय कौन से हैं? प्रश्न ये है कि इसके मुख्य विषय कौन से हैं? जैसे हम इसको देख सकते हैं, अगर आप लोग जो है इस गणितीय पैमाना को जो है इसी तरीके से चार्ट बना लेते हैं तो काफी आसानी होगा पढ़ने में, याद करने में, समझने में। समवर्ती सूची के अन्य विषय जो हैं, ये तो जो 5 विषय बताए ये तो राज्य सूची से निकाले गए 5 विषय थे, लेकिन समवर्ती सूची में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषय, तो इसमें जो हम टोटल लिख दे रहे हैं, जैसे पहला है, पहला इसमें वन हो गया, दूसरा जंगली जानवर हो गए, और तीसरा जो है पक्षियों की रक्षा,
चौथा नापतौल, और पांचवा दोस्तों जो है इसमें शिक्षा को शामिल किया गया है। शिक्षा केंद्र सरकार भी भाई से संबंधित कर सकती है, लेकिन इसके जो मुख्य विषय हैं इन विषयों में जो है देखते हैं, ये तो ये भी राज्य सूची के हैं और इधर भी। इसमें जैसे पहला है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और दूसरा है इसमें विवाह, विवाह, तीसरा है तलाक, तीसरा है तलाक, और चौथा है फौजदारी, फौजदारी। तो दोस्तों ये जो है ये और सामाजिक और आर्थिक से संबंधित भी जो है इसमें है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत डाले गए ये विषय थे कुछ, और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं अवशिष्ट क्या होता है। अवशिष्ट, अवशिष्ट बार बार क्वेश्चन जो है जो हम अभी समवर्ती सूची के अंतर्गत बताए इसमें पूछ लेता है कि जो है परिवार नियोजन किस विषय से संबंधित है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो आप लोग अगर इसको चार्ट को पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तब बता सकते हैं कि हाँ ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। या शिक्षा आ गया, शिक्षा किसका विषय है, तो इसमें बता सकते हैं कि संघ और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है शिक्षा से संबंधित। वन हो गए, नापतौल हो गया। तो ये जो बताएं इसको आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी से जो है इसको प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। अवशिष्ट विषय देखेंगे, इसमें तीन विषय हो गए, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। अब अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय क्या है। अवशिष्ट विषय 248 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान दोस्तों किया गया है। 248 दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि जिन विषयों को राज्य सूची में, संघ सूची में और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया उसे अवशिष्ट विषय के अंतर्गत जो है शामिल कर दिया गया है। और फिर अवशिष्ट विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है इसमें केंद्र सरकार को है, केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में कानून का टकराव होता है तो इसमें प्राथमिकता जो है केंद्र सरकार को दिया जाएगा। ये अवशिष्ट विषय है, मतलब जिन विषयों को, जिन विषयों को राज्य, संघ, समवर्ती, समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया, नहीं 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 शामिल किया गया, उन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों ये जो है ये अवशिष्ट विषय जो है कंप्लीट हुआ। तो ये अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि वे आपवादिक परिस्थितियां जिस पर इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से पहले देखेंगे कि जैसे जैसे जब भारत के समक्ष अपवाद की स्थिति या विवाद की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है किसी देश से या किसी देश से संधि करना किसी राज्य के द्वारा, तो ऐसी दशाओं में जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को जो है कैसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब वे आपवादिक परिस्थितियां, वे हेडिंग है ये, वे अपवादिक वे अपवादिक परिस्थितियां जिनके अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को
केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये दोस्तों हेडिंग है। अब इसके अंतर्गत जो है, जैसे वे आपवादिक परिस्थितियां जिनके अंतर्गत जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार जो है मिल जाता है। ऐसे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। लेकिन अगर हम इसमें जो है देख लेते हैं, चार्ट के माध्यम से पढ़ने में भी आसानी होगा, इसका विश्लेषण कर सकते हैं आप लोग भी। जैसे अनुच्छेद 249 हो गया, अनुच्छेद 250 हो गया, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254, 254। अब दोस्तों हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे कि किन दशाओं में। जबकि अनुच्छेद 249 में हम लोग राज्य सरकार जब पढ़ रहे थे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है इसमें राज्य सरकार का ही होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करता है, तब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। मतलब केंद्र सरकार को प्राधिकृत करना, केंद्र सरकार को प्राधिकृत करने का मतलब ये है कि राज्य सरकार को अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून जो है ये संघ के महत्व का है, मतलब इस पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक है और ये राज्य के हित में है, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है तब केंद्र सरकार को हो जाता है। जबकि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्राधिकृत करेगा, बुलाएगा तभी। और इसमें जो है कहा गया है कि जो है आपातकाल की स्थिति में जो है जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होगी तब राज्य सूची के विषय पर स्वतः ही जो है केंद्र सरकार कानून बना सकता है। आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून का निर्माण करने का अधिकार मिल जाता है। ये रहा। और दोस्तों देख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 में भी राष्ट्रीय आपातकाल का जो है वो जिक्र किया गया है, जबकि यहाँ अनुच्छेद 252 के अंतर्गत भी ये कहा गया है अगर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। जबकि अनुच्छेद 252 क्या कहता है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर जो है केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएं, तो ऐसी दशा में केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और जो है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा या महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से जो है या गुजारिश किया जाता है कि आप हमारे विषय पर इससे संबंधित जो है कानून निर्माण करिए जो लोक महत्व का हो, तब केंद्र सरकार उस पर कानून का निर्माण जो है कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध करें कि वे राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करें, तब केंद्र सरकार बना सकता है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संधि की बात कही गई है।
बार बार क्वेश्चन दोस्तों इससे संबंधित तो बार बार क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आता रहा है। अनुच्छेद 253 में जो है अंतरराष्ट्रीय संधि, इसमें ये कहा गया है अगर राज्य सरकार जो है किसी विदेशी राष्ट्र से कोई अंतरराष्ट्रीय संधि करता है तो इससे संबंधित जो कानून का निर्माण किया जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि के संदर्भ में संघ को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और 254 कहता है कि दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि अगर कानून का निर्माण किया जाएगा इसमें, जैसे इससे भी संबंधित अनुच्छेद 250 हो गया, अनुच्छेद 252 और 353, और इसमें कहा गया है कि जो है अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधित से कोई जैसे कानून का निर्माण किया जा रहा है या इससे संबंधित कोई कानून का निर्माण किया जा रहा है और राज्य सरकार भी उससे संबंधित कानून का निर्माण करती है और जो है केंद्र सरकार भी उससे संबंधित कानून का निर्माण करती है, और जब दोनों के कानूनों में टकराव होगा तो इसमें महत्व जो है केंद्र सरकार को ही दिया जाएगा, राज्य सरकार को जो है महत्व नहीं दिया जाएगा। मतलब अवशिष्ट विषयों से एक तरीके से समझ सकते हैं, अवशिष्ट विषय से जो है संबंधित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये केंद्र और राज्य के मध्य जो है विधायी शक्ति जो था अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है कल केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध को देखेंगे कि केंद्र द्वारा राज्य पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और इसमें केंद्रीय कार्यपालिका कृत क्या होता है, राज्य कार्यपालिका कृत क्या होता है, और कैसे इसका जो है क्या किया जाता है। दोस्तों हम कल वाले वीडियो में जो है देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।